नमस्कार साथियों। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से कक्षा 10वीं के पेंटिंग विषय का सरल भाषा में वीडियो उपलब्ध है और इसी के साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पेंटिंग विषय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 नंबर का आपके सिर्फ थ्योरी पेपर होता है और 70 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है। तो आपको थ्योरी बिल्कुल आसान भाषा में पढ़नी है और उसके बाद प्रैक्टिकल जो है उसी पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ हम थ्योरी नोट्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल के लिए भी आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आपको यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल की जानकारी दी जाएगी, कैसे कौन सा चित्र बनेगा, कैसे कौन सा हम उसके साथ अपनी फाइल में अटैच करेंगे, कौन सा चित्र हम किस कलर में बनाएंगे, किस कलर संयोजन का हम यूज करेंगे, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ हम पेंटिंग विषय का पहला इसी के साथ साथियों हम पहला हमारा अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। कला का इतिहास क्या है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका पाठ का सार है, और इसी के साथ हमारे जो प्रागैतिहासिक काल था हमारा, वो कैसा था, क्या था और किस रूप में हमें यहाँ पर अभी दिखता है, और इसकी जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो भारतीय लोक कला है, ललित कला है, वो इतिहास की परंपरा संभावित 5000 ईसा पूर्व की है। कौन सी? भारतीय लोक कला तथा ललित कला। कितने ईसा पूर्व की है? 5000 ईसा पूर्व की। तो हम इससे यह मतलब निकलता है हमारा कि हमारा जो चित्रकला का काल है या लोक कला या ललित कला का काल है, वो हमारे 5000 ईसा पूर्व जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के इतिहास से चला आ रहा है। उसके बाद जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो हमारे प्रागैतिहासिक काल की सबसे 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 पुरानी चित्रकला है, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद जो मौर्य काल जो शुरू हुआ था दोस्तों, आपको पता है कि मौर्य काल अशोक का काल रहा है। इसको हम ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्राचीन कला जो भारतीय धार्मिक प्रकृति की थी, जो हिंदू जैन धर्म से बहुत प्रभावित थी, कौन सी? भारतीय कला अशोक के समय से शुरू होकर मौर्य काल में फली फूली और बाद में गुप्त काल तक आते आते खूब विकसित हुई। उत्तर भारतीय कला में हमें कुछ स्पष्ट विशेषताएं दिखाई देती है। दक्षिण भारत कला का पल्लव, चौल वंश, चालुक्य वंश परंपराओं में उत्कृष्ट हुआ और दक्षिण भारत द्रविड़ और उत्तर भारत नगर शैलियों का रोचक कर मिश्रण देखने को मिलता है। अब इसी के साथ साथ जैसे जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, अशोक के टाइम का जो काल आता गया, अकबर, बाबर, शाहजहां, ये सारे काल आते गए। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ मुगल और राजपूत कलाओं का भी बहुत विकास हुआ। किस समय? जब मुगल और राजपूत राजाओं के कार्यकाल में पंजाब, गढ़वाल, जम्मू की पहाड़ियों में स्थानीय शासकों के कार्यकाल में कुछ नमूने पेश किए गए, कुछ चित्रकारियां की गई। उस समय वो भारत का बहुत अच्छा विकास हुआ। उस समय चित्र बहुत सारे बनाए गए। तो इसी के साथ ही हमारा जो भूमिका थी वो यही समाप्त होती है। अब हम पाठ का सार शुरू करेंगे दोस्तों। इसी में आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारतीय लोक कला और ललित कला एक चरम सीमा पर थी, जब मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल और राजपूत राजाओं के कारण उस समय की जो चित्रकला थी वो एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अब हम दूसरा जो हमारा है वो है पाठ का सार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पाठ का सार। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ राजाओं और मुगलों ने ही सिर्फ चित्रकला को शुरू किया था? नहीं, सिर्फ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ
ये सही है, पर प्रागैतिहासिक काल कहाँ से शुरू हुआ? मानव ने चित्रकारी कहाँ से करना सीखा? मानव ने जो बढ़ता हुआ विकास है चित्रकला का, वो कैसे हुआ? कैसे उसने पेंटिंग करना सीखा? कैसे उसने अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हुए आग का आविष्कार सीखा? कैसे उसने अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हुए कपड़े का आविष्कार सीखा? ये सारी चीजें एक प्रागैतिहासिक काल से स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसको हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। पुराने लोग क्या रहते थे? गुफाओं में। लोग जंगलों, नदियों, पहाड़ों, नालों, सभी सूखे रेगिस्तान, वही जीवन व्यापन करते थे। और उसके बाद गुफाओं में कैसे जाने लगे? क्योंकि जो आपदाएं आती थी, जो प्राकृतिक आपदाएं थी, मौसम था, मौसम के कारण वो लोग धीरे धीरे गुफाओं में जाने लगे। मौसम से बचने के, धूप, गर्मी, बरसात से बचने के लिए वो गुफाओं में जाने लगे। तद अनुसार उन्होंने तन ढकने के लिए क्या किया? कपड़ों का, पत्तियों का यूज करना शुरू कर दिया। पत्तियों के इस्तेमाल से क्या हुआ कि उन्होंने हमारे धीरे धीरे कपड़ों का इस्तेमाल होने लग गया जब उन्होंने पत्तियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब वो मांस, मच्छी, फूल, जंगली फल, फूल कच्चे खाने लगे, तो उन्होंने जीभ का जब उनके स्वाद लगा, उन्होंने पत्थर से रगड़कर आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसी से ही आग का आविष्कार हुआ। इन सभी घटनाओं के चलते छोटी छोटी बातों को समझना प्रारंभ किया और अलग अलग विषयों को परिणाम स्वरूप जाना। इन सभी घटनाओं को हम इतिहास नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं प्यारे साथियों? इतिहास। इतिहास। अब इतिहास किससे बना, क्यों बना? इतिहास दो भिन्न शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति मतलब जो बीत चुका, और हास यानी बोध, जानकारी, जिसकी हमें पूरी जानकारी हो उसे हम इतिहास बोलेंगे। बीतते हुए कल की जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम इतिहास कहते हैं। भूतकाल में जो आर्थिक थी, सामाजिक थी, राजनीतिक घटनाएं थी, जितनी भी घटनाएं उस तत्कालीन सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित किया, उसे इतिहास कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों, इसमें कई कला सिंधु घाटी सभ्यता से भी आई है। उसमें कुछ हमें मूर्तियां मिली, कुछ नमूने मिले सिंधु घाटी सभ्यता से हमें। उस समय जो परंपराएं थी, जो उनका सांस्कृतिक कल्चरल था, उनका कई कला के स्वरूप की प्राप्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुछ कला के नमूने प्राप्त हुए, उसमें हमें बर्तन प्राप्त हुए, उसमें हमें पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए, उसमें हमें पशु पक्षियों के नमूने प्राप्त हुए, चिकनी मिट्टी, खड़िया मिट्टी, सभी के हमें कलात्मक वस्तुएं, जो कलात्मक चीजें थी वहां से प्राप्त हुई। अब जो इसमें सबसे प्रमुख थी वो थी हमारे महिला की मूर्ति, जो कि कांसे से बनाई गई थी। महिला की मूर्ति किसकी? जो कि कांसे से बनाई गई थी, वो थी हमारी नृत्यांगना। नृत्यांगना, नृत्य करती हुई महिला। अब इसी के साथ ही मौर्य काल में, अशोक के शासन काल में हमें प्राचीन कला के कुछ उच्च स्तरीय स्तंभ कला के नमूने प्राप्त हुए हैं। उसमें दोस्तों आपको पता होगा अशोक का स्तंभ, जिसे हम सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं,
उसके बाद मौर्य के बाद शुंग काल का जो इतिहास था वो कलात्मक था। उसमें सांची के स्तूप, उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं और उसमें भी एक कला की झलक दिखाई देती है। कुषाण के शासनकाल में कला की गंधार शैली का उद्भव हुआ, जिसमें मुख्य महात्मा बुद्ध की मूर्तियों पर कार्य किया गया और उसमें वस्त्र सज्जा, शालीनता, सौंदर्यात्मक सौंदर्यात्मक के कई आयामों के दर्शन होते हैं। कुषाण के बाद चलकर गुप्त काल, जिसे हम स्वर्ण काल कहते हैं। ये मैं कब से आपको बता रही हूँ कि भारत का स्वर्ण काल, भारत का जो स्वर्ण काल है हम किसे कहेंगे? गुप्त काल। इसके साथ ही स्थापत्य, भवन निर्माण काफी उन्नति हुई। मथुरा, जैन, सारनाथ, विदिशा आदि नगरों में भी उस समय कला की प्रतिनिधि नगर भी कहा जा सकता है। कला को उसका प्रतिनिधि नगर भी कहा जा सकता है। किस काल में? गुप्त काल, जिसमें मथुरा, उज्जैन, सारनाथ सभी को ही इन्होंने उन नगरों में शामिल किया जहां पर स्थापत्य कला के प्रारूप नमूने आज भी हैं। गुप्त काल के धर्म व देवी झुकाव भी इसी कला के प्रमुख गुण में। फोटो का टेढ़ापन, गोलाई वाली मूर्ति जिसमें सरलता का आभास होता है और लकड़ी पर की गई खुदाई उल्लेखनीय है। कला का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बहुत सी जगह में देखने को मिलता है, जैसे अजंता की गुफाएं। कला का स्वरूप किसमें देखने को मिलेगा हमें? अजंता की गुफाओं में। जहां पर महात्मा बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां बनाई गई है और जो औरंगाबाद में स्थित है। इसी काल के अंतर्गत उदयगिरी गुफाएं, नचना, बुमराह के मंदिर आदि कई चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है और उसके वहां से जो प्राप्त नमूने हैं वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है कला का। गुप्त काल भारतीय कला का प्रतिनिधित्व काल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया है। गुप्त काल स्वर्ण काल है। गुप्त काल को हम प्रतिनिधि काल भी कहते हैं। गुप्त काल को हम उद्भव काल भी कहते हैं। मतलब ये है कि मौर्य से लेके गुप्त काल तक जितनी भी भारतीय कला की उन्नति हुई वो एक स्वर्ण युग कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ साथ आपका पहला अध्याय का भूमिका और पाठ का सार यही समाप्त करते हैं। अब हम इसी पाठ में हम यहाँ के से प्राप्त जो नमूने हैं, जैसे नृत्यांगना है, अश्वेत राजकुमारी है और बुल है, वो हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कुछ नमूने, जिसमें आपका सर्वश्रेष्ठ नमूना है नृत्यांगना मूर्ति। नृत्यांगना मूर्ति एक नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति है। अब आप मेरे पॉइंट अच्छे से सुनेंगे ताकि आपको फटाफट से ये याद हो जाएगा। आपको पुस्तक देखने की भी जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में से प्राप्त नृत्यांगना मूर्ति किसकी मूर्ति है? नाचती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की की मूर्ति है ये। फिर ये कहां से प्राप्त हुई? इसका मुख्य स्थल क्या है? इसका मुख्य स्थल है मोहनजोदाड़ो। तीसरा पॉइंट, यह किससे बनी है? कांस्य धातु से बनी है। कांस्य धातु से बनी है। फिर
ये कहाँ सुरक्षित है? अगर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से इसे लिया है, इसको लेकर आए हैं, तो ये कहाँ सुरक्षित है? ये दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसी के साथ आपके 4 प्रश्न हो जाते हैं। अगर आपके प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्यांगना मूर्ति किससे बनी है, तो आप उसका आंसर देंगे कांस्य धातु से बनी है। अगर आपके प्रश्न आता है कि वहां वो कहाँ स्थित है, मूर्ति कहाँ रखी गई है, तो नई दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। और यदि आपके प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हमारा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसका कलाकार का हमें कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बनी है, प्रागैतिहासिक काल से भी पुरानी सभ्यता है। अब इसकी जो कुछ मुख्य 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 विशेषताएं हैं हमने सब पढ़ लिया। नाचती हुई लड़की की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई है और नई दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ये कैसी दिखती है, क्या है ये मूर्ति? अब ये मूर्ति है पतली और लंबी और वास्तुकला का सुंदर स्वरूप है। तो इसकी एक मुख्य विशेषता हो गई, ये कौन सी मूर्ति है? पतली व लंबी, ये इसकी मुख्य विशेषता है। फिर इस मूर्ति के अंग वस्त्र गायब है, मतलब इसको वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं, क्योंकि ये कांस्य की मूर्ति है। उसके बाद इसके बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियां पहनी हुई है, बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियां तथा दाएं हाथ में कोनी और हाथ में घड़ी की पड़ने की जगह पर चूड़ियां पहनी हुई है। इससे क्या प्रारूप निकलता है, इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान और राजस्थान के जो सीमांत इलाके थे वहां पर जो स्त्रियां थी उस काल में भी चूड़ियां पहनती थी। उसके बाद इस मूर्ति ने जूड़ा बांधा हुआ है, ये इसकी एक विशेषता, 2, 3, 4। अब पांचवी विशेषता जो इसकी है, उस समय कंधे उपलब्ध होने का प्रमाण है, उसके कंधे बनाए गए, कंधों पे भी उसके चूड़ियां बनाई गई। साथ ही नारी की सुंदरता को दिखाने की लालसा को भी इसमें उजागर किया गया है। मूर्ति के गले में कुछ आभूषण है, इससे क्या हमें प्राप्त होता है? इसे प्राप्त ये होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण भी पहने जाते थे। तो गले में कुछ आभूषण है, फिर हमारी छठी विशेषता क्या है? और गले में कुछ आभूषण से यह भी दर्शाया जाता है कि जो आभूषण निर्माण कला का भी उस समय विद्यमान थी, उस समय भी आभूषण बनाए जाते थे। उस समय भी जैसे इस काल में हमारे सोनार और होते हैं, उस काल में भी वहां पे आभूषण निर्माता थे। और हमारी छठी जो इसकी विशेषता है वो है इसकी आंखों का तिरछापन झलकता है और नीचे के जो होंठ है वो थोड़े से खुले हैं। उसके बाद हमारी जो सातवीं विशेषता है, मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, और उसके बाद लड़की का जो दायां हाथ है वो कमर के पीछे है, तथा बायां हाथ उसकी बाई जांघ पर है।
इसी प्रकार ये संभवत है कि नृत्य करने की पूर्व स्थिति में है। कलाकार को धातु कर्म का उल्लेखनीय ज्ञान था, किंतु मूर्ति निर्माण में महारत हासिल नहीं थी। मतलब उसने सब चीजें बहुत सुंदर बनाई, बट उसका जो प्रॉपर शेप होता है, पूर्ण शेप होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसी तरह से समकालीन स्थितियों का बहुत ही शालीनता पूर्वक तथा सहज ढंग से इस मूर्ति को दर्शाया गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता चल गया है कि जो नृत्यांगना मूर्ति थी वो हमें नाचती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके बाद मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई है और नई दिल्ली संग्रहालय में अभी भी रखी हुई है। यह लड़की, उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यह लड़की पतली और लंबी है, इसके वस्त्र रही है, बाएं हाथ से कंधे तक चूड़ियां है और दाएं हाथ में भी चूड़ियां है और इसका जूड़ा बांधा हुआ है, गले में कुछ आभूषण है, खड़ी मुद्रा में है, दायां हाथ कमर के पीछे है और बायां हाथ इसका जांघ पर है। तो ये सरल भाषा में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके ये जो नोट्स हैं, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो भी आपको एक बार में याद हो जाएंगे।